गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में संस्कृतिकरण की चर्चा करेंगे और संस्कृतिकरण है, फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक होता है। इसमें संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं। तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण का सबसे पहले प्रयोग जो है एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास भारत के महान समाजशास्त्री हैं। उनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया। संस्कृतिकरण की परिभाषा उन्होंने ऐसे दी: संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। साधारणतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातीय संस्थानों की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में परंपरागत रूप में से उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। अब समझिए इस बात को। मतलब होता यह है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कोई निम्न जाति या जनजाति अपने आप को उच्च जाति की दिशा में अपने तौर तरीके, खान पान, रहन सहन अपनाने लगती है, जैसे ब्राह्मण और ठाकुर की। और कुछ दिनों के बाद, कुछ वंश के बाद उनको ये पद भी प्राप्त हो जाता है, यानी वो अपने आप को ठाकुर कहने लगती है, ऐसा कहते हैं। या अपने आप को सम्माननीय मनवाने की कोशिश में वो उन जातियों का अनुसरण करते हैं, तो लोग उन्हें अच्छा मानने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। श्रीनिवास ने कहा कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य केवल नई प्रथाओं आदतों को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि नए विचारों और मूल्यों को भी व्यक्त करना है, जिसका संबंध पवित्रता और धर्मनिरपेक्षता से है। तो संस्कृतिकरण में निम्न जातीय उच्च जाति के आदर्शों को सीखते हैं। तो चलिए कुछ विशेषता देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध निम्न जातीय, जनजातीय या कुछ अन्य समूहों से है। तो दूसरा पॉइंट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने से उच्च जातियों की जीवन विधि का अनुकरण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, संस्कृतिकरण के आदर्श मॉडल एक से अधिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसका अनुकरण करें? तो कई बार जो है पंडित का, कई बार ठाकुर का, कई बार अलग अलग जातियों का जो उस जगह पे जिसका प्रभाव ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अग्रिम समाजीकरण का विचार शामिल है। यानी डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मानते हैं, यानी पहले से जो बनना है उसको हम सीखने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है, संस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पदमूलक परिवर्तन को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति में परिवर्तन आता है, न कि पूरे समाज में। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। सामाजिक परिवर्तन भी होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं होकर समूह से होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई जाति या जनजातीय समूह अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण का अर्थ आप समझ चुके हैं। और संस्कृतिकरण के प्रमुख स्रोत, संस्कृतिकरण की आलोचना भी हुई काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं। उसमें ये कहा गया कि भाई कहीं कहीं किसी जगह पे ऐसा होता है कि नीची जाति के लोग ही प्रभावशाली होते हैं, जो लोग उनका भी अनुसरण करते हैं। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है, श्रीनिवास मानते हैं कि भूतकाल में अनेक प्रभुत्व संपन्न जातियों ने संस्तरण की प्रणाली में राजकीय आदेश द्वारा या स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के संगठन द्वारा उच्च स्थितियां प्राप्त कर ली थी। तो बहुत लोगों ने प्रयास करके अपने आप को उच्च स्थिति पे ले आए। यानी कुछ लोग मोबिलिटी करके गांव से शहर गए तो अपने आप को ठाकुर मानने लगे,
और ठाकुर जैसा व्यवहार करने लगे, कुछ पंडित जैसा व्यवहार करने लगे, तो उन्हें पंडित मान लिया गया। कौन देखने जा रहा है उनके गांव में क्या हो रहा है। तो चलिए, ये था संस्कृतिकरण। अब देखते हैं संस्कृतिकरण आखिर होता क्यों है, कारक क्या है संस्कृतिकरण का। तो संस्कृतिकरण का कारण है, कारक आप लिख लीजिए, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, यातायात के साधन और आधुनिक संविधान, ये सब संस्कृतिकरण को प्रभावित करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। अब आधुनिकीकरण की बात करते हैं। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है, मॉडर्नाइजेशन। आमतौर पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं लोग, आमतौर पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही समझते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लो, खूब अच्छे से चेहरे को साफ कर लो और अच्छे अच्छे दिखो तो आप मॉडर्नाइज हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का संबंध अकल से है, रैशनैलिटी से है, लॉजिक से है, साइंस से है। मॉडर्नाइजेशन का संबंध एक काला व्यक्ति और अच्छा कपड़ा नहीं भी पहने होगा कोई, वो भी मॉडर्नाइज हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन का संबंध, एक तो बेवकूफ़ आदमी भी अच्छा ड्रेस पहन सकता है। अब आप हमें ये बताइए कि शाहरुख खान जैसा ड्रेस पहन लेंगे तो शाहरुख खान हो जाएंगे क्या? कैटरीना कैफ जैसा ड्रेस पहन के कोई कैटरीना कैफ हो जाएंगे? जी नहीं। तो या कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, स्मार्ट है और काला व्यक्ति है, या इंटेलेक्चुअल है, स्मार्ट है और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो क्या वो मॉडर्न नहीं है? तो कपड़े से मॉडर्न नहीं हो सकते, चेहरे के बनाव श्रृंगार से आप मॉडर्न नहीं होते हैं, बल्कि मॉडर्न जो है प्रौद्योगिकी से होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं, साइंस से होते हैं, लॉजिक से होते हैं। तो ये चीज है। योगेंद्र सिंह ने बताया कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति यानी लॉजिक, सार्वभौम दृष्टिकोण, यूनिवर्सल थॉट, कॉस्मोपॉलिटन, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि और साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आदि सम्मिलित हैं। डॉक्टर सिंह यानी योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण पर किसी एक ही जाति समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते, वरना संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। आप जो आज तक आधुनिकीकरण आमतौर पे समझ रहे थे, अच्छा पहनना, गाड़ी में चलना, अच्छा दिखना, यह आधुनिकीकरण नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण है। डैनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट में आधुनिकीकरण को पश्चिमी मॉडल आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल स्वीकार किया। वे आधुनिकीकरण में कुछ विशेषताओं को बताते हैं। बढ़ता हुआ नगरीकरण, बढ़ती हुई साक्षरता के विभिन्न साधन जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, रेडियो, इन सब के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। इन सभी से मनुष्य की दक्षता में वृद्धि होती है, राष्ट्र को आर्थिक लाभ होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उन्नत करने में सहायता देता है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन सारे पॉइंट्स में आप लॉजिकल हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, आप साक्षर हैं, आपके अंदर रैशनैलिटी है, तार्किकता है, वैज्ञानिक सोच है, तो आप आधुनिक हैं। आइजनस्टैड ने अपनी पुस्तक आधुनिकीकरण, विरोध एवं परिवर्तन में विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को ऐसे समझाया। आर्थिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होना, राजनीतिक क्षेत्र में समूह में शक्ति का प्रसार, सभी का सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न समाजों के साथ अनुकूलन, सबको एक लेके चलना, हिंदू मुस्लिम एकता, संरचना के क्षेत्र में सभी संगठनों के आकार का बढ़ना, परिस्थितिकी क्षेत्र में नगरीकरण में वृद्धि, ये सारी चीजें आधुनिक है। तो कुल मिला के आधुनिकीकरण जो है एक बड़ी अवधारणा है।
डॉक्टर श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं: भौतिक सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र और ज्ञान मूल्य और मनोविरीतियों का क्षेत्र। हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। तो और एक हैं वी शाह, प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया नामक लेख में उन्होंने लिखा कि आधुनिकीकरण एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है और इसमें आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सब क्षेत्र व्याप्त है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण, राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष और कल्याण राज्य की स्थापना, सामाजिक क्षेत्र में संस्तरण की खुली व्यवस्था, व्यक्ति क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए सबको मतलब समान रूप से अवसर मिलना, तो बहुत व्यापक प्रक्रिया है। तो एक्चुअली सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ती है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है, समाज का कानून सबके लिए बराबर है, जैसे भारतीय संविधान, प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई, ये सब आधुनिक बात है। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, यातायात, संचार, आर्थिक क्रियाओं का परंपरागत स्वरूप, मशीन, तकनीक, औजारों का प्रयोग, उच्च तकनीकी प्रभाव, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार का वृद्धि, ये सब मॉडर्न है, मॉडर्निटी में आता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि, सांस्कृतिक क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीजों को लाना, आप ऐसे अंदाज में समझ लीजिए आधुनिकीकरण है। आप आमतौर पे आधुनिकीकरण को क्या समझ रहे थे? हम आमतौर पे आधुनिकीकरण को यही समझ रहे थे, अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छे दिखो। ये आधुनिकीकरण बिल्कुल नहीं है। अच्छा दिमाग है तो आप आधुनिक हैं, अच्छी सोच है तो आप आधुनिक हैं, समानता का सोचते हैं तो आधुनिक है, स्वतंत्रता का सोचते हैं तो आधुनिक है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आधुनिक है। और पश्चिमीकरण क्या है? इसको भी आपसे, पश्चिमीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी, वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन में क्या है कि आधुनिकीकरण और वेस्टर्नाइजेशन में थोड़ा फर्क है। वेस्टर्नाइजेशन में हम पश्चिमी सभ्यताओं को हूबहू अपनाते हैं, जबकि आधुनिकीकरण में लॉजिक, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है। वेस्टर्नाइजेशन में लॉजिक, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। पश्चिमी लोगों ने जिन जिन चीज़ों को अपनाया, हम भी उसी चीज़ को उसी तरह से अपनाने लगते हैं, उसको वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। जैसे हमने चम्मच से खाना शुरू कर दिया तो हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया। अब हम ये नहीं, इसमें हम लॉजिक नहीं देखे, इसमें सीधे आंख मूंद करके हम पश्चिमी सभ्यता को जब अपनाने लगते हैं उसको पश्चिमीकरण कहते हैं। तो एक नज़र में आप देखिए, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में अंतर मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो संस्कृतिकरण एक स्वदेशी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, और जो कि परंपरागत सामाजिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन को बताती है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण एक विदेशी प्रक्रिया है, इसका संबंध बाहरा प्रभाव से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सीमित है, जबकि ये जातिगत गतिशीलता से संबंधित है। पश्चिमीकरण एक व्यापक है, जिसमें भारतीय जीवन के सभी पक्षों को किसी न किसी रूप में पश्चिमीकरण प्रभावित करता है। मूल रूप से संस्कृतिकरण का आधार धार्मिक है, जबकि पश्चिमीकरण का नहीं। पश्चिमीकरण का आधार लौकिक और वैज्ञानिक हो सकता है, नहीं भी। संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण के मूल्य की प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृतिकरण के मूल हिंदुओं की वृहत परंपराओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और पश्चिमीकरण के मूल इस अर्थ में आधुनिक हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, तर्कपूर्ण व्यवहारों को अधिक महत्व देते हैं। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो निम्न जातीय, जनजातीय, उच्च जातीय की जीवन शैली को अपनाने लगते हैं। तो ये था। और एक प्रक्रिया है लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता। एक कुछ हद तक उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसको सेकुलराइजेशन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप किसी समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव नहीं करते।
जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको पता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, यानी इस राज्य का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी क्या कहते हैं सरकार धर्म विशेष पर ध्यान नहीं दे सकती है। ये है इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व क्या है, क्यों है? तार्किकता होती है, कार्य कारण संबंध होते हैं, पवित्रता अपवित्रता की धारणा होती है, लॉजिक होता है, साइंस होता है। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है बुद्धिवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, धार्मिकता में ह्रास, बढ़ता हुआ विभिन्नीकरण, आधुनिकीकरण की प्राप्ति में सहायक, समानता का विकास, वैज्ञानिक अवधारणा, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सब है। और इनके कारण क्या है? पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात संचार का विकास, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक विधान, राजनीतिक दल। अब एक कंसेप्ट बच गया है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको मैं अगली वीडियो में करूंगा। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को, पश्चिमीकरण की विशेषता को आप एक बार लिख लीजिए। पश्चिमीकरण की विशेषता एक व्यापक अवधारणा, नैतिक रूप से तटस्थ, अंग्रेजों द्वारा लाई गई संस्कृति, एक जटिल प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया, एक निश्चित प्रारूप का अभाव। पश्चिमीकरण का संबंध किसी सामान्य संस्कृति से नहीं, अनेक मूल्यों का समावेश। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण का प्रभाव, अब इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, चेंजेज इन कास्ट सिस्टम, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, चेंजेज इन स्टेटस ऑफ वीमेन, संयुक्त परिवार में परिवर्तन, चेंजेज इन जॉइंट फैमिली, रीति रिवाज में परिवर्तन, चेंजेज इन फोकवेज, विवाह में परिवर्तन, चेंजेज इन मैरिज, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, चेंजेस इन रिलीजियस लाइफ, व्यक्तिवादी और भौतिक मूल्यों में वृद्धि, राजनीति में परिवर्तन, चेंजेस इन पॉलिटिक्स, मानवतावाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटिज्म, राष्ट्रीयता का विकास, नेशनल डेवलपमेंट, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन इकोनॉमिक एरिया, साहित्य में परिवर्तन, चेंजेस इन लिटरेचर। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर आप समझिए। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण भारतीय समाज में होने वाली बाह्य जनित प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण अपेक्षाकृत आधुनिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक संकुचित प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। और संस्कृतिकरण में निम्न जाति किसी अन्य जाति का अनुकरण करते हैं, पश्चिमीकरण में सभी जाति पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण केवल पदमूलक परिवर्तन है, जबकि पश्चिमीकरण पदमूलक और संरचनात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। संस्कृतिकरण में आदर्श प्रतिमान उच्च वर्ण या स्थानीय प्रभु जाति होती है, पश्चिमीकरण में आदर्श प्रतिमान कोई पश्चिमी देश होता है। संस्कृतिकरण द्वारा अपेक्षाकृत कम गतिशीलता होती है, पश्चिमीकरण से अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता होती है। तो ये रहा। और एक संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में भी आप अंतर जान लीजिए। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाली एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण एक बाह्यजनित प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण अपेक्षाकृत एक नवीन प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक संकुचित प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण में सभी जातियां आधुनिक मूल्यों का अनुकरण करते हैं। आर्थिक संपन्नता एवं राजनीतिक शक्ति संस्कृतिकरण के प्रमुख सहायक कारक हैं। आधुनिकीकरण में विविध सहायक कारक होते हैं, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।
संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहते हैं, जबकि आधुनिकीकरण की कोई विपरीत प्रक्रिया नहीं होती है। संस्कृतिकरण द्वारा अपेक्षाकृत कम गतिशीलता होती है, आधुनिकीकरण में अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता होती है। संस्कृतिकरण में शुद्धतावादी आदर्शों को महत्व दिया जाता है, आधुनिकीकरण में लौकिक आदर्शों को महत्व दिया जाता है। कुल मिला के आप जानते हैं कि आधुनिकीकरण में आधुनिक सोच, वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच, तार्किकता, लॉजिक, साइंस, विज्ञान, ह्यूमैनिटी, मानवता का विकास है। तो एक व्यापक अवधारणा है आधुनिकीकरण। तो चलिए, और आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।